नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में सीटेट प्रीवियस ईयर का पूछा गया प्रश्न पत्र लेकर आया हूं और यह जो प्रश्न पत्र है 29 दिसंबर 2021 का ऑनलाइन परीक्षा का प्रश्न पत्र है। पेपर सेकेंड है और इस क्लास में दोस्तों भाग फर्स्ट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कथन ए दिया गया है, बच्चों को आरंभिक बाल्यावस्था में विकास और अधिगम हेतु प्यार, देखभाल और बहुत से अवसर प्रदान करने चाहिए। तर्क आर है, गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था के परिणामों को बाद के वर्षों में बदलना बहुत आसान होता है। तो दोस्तों बताना है आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है। बच्चों को आरंभिक बाल्यावस्था में विकास और अधिगम हेतु प्यार, देखभाल और बहुत से सीखने का अवसर प्रदान करने चाहिए। आरंभिक बाल्यावस्था एक संवेदनशील अवधि होती है, साथ ही इस अवस्था में विकास की गति व सीखने की क्षमता तीव्र होती है, परंतु गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था के परिणामों को बाद के वर्षों में बदलना आसान नहीं होता है। कथन ए सत्य है परंतु तर्क आर सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है दोस्तों, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है। यह आलोचना बाल विकास की किस भाग के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है। यह आलोचना बाल विकास के निरंतरता और अंश तथा बहस के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, और अधिगम का वह रूप जिसमें बच्चे दूसरों की नकल करके सीखते हैं क्या कहलाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सामाजिक अधिगम। अधिगम का वह रूप जिसमें बच्चे दूसरे की नकल करके सीखते हैं सामाजिक अधिगम कहलाता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट बंडूरा द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट बंडूरा द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में अमूर्त सोच और वैज्ञानिक तरह की क्षमता विकसित होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त सोच और वैज्ञानिक तरह की क्षमता विकसित होती है। यह अवस्था 11 वर्ष से वयस्कावस्था तक मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में कौन सा तत्व संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य है। तो राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, आसपास के परिवेश की सक्रिय खोजबीन। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सी स्थिति पाड़ का उचित उदाहरण है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सुमित अपनी मित्र को जरूरत अनुसार उचित मात्रा में प्रश्नों को हल करने में मदद करता है और इस प्रक्रिया को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7, समीपस्थ विकास का क्षेत्र एक स्थान है, किस प्रकार का है। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र एक गतिशील स्थान है। समीपस्थ विकास क्षेत्र को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी के नाम से भी जाना जाता है और इसे अभिप्राय एक ऐसे कठिन कार्यों के परास या रेंज से होता है जिसे बालक अकेले नहीं कर सकता किंतु अन्य वयस्कों तथा कुशल सहयोगियों की सहायता से कर लेता है, तो उसे जेडपीटी कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र एक गतिशील स्थान है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में कौन सा कथन लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समीक्षा करता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कोहलबर्ग का नैतिक विवेचन पर प्रस्ताव स्त्रियों की नैतिक परिपक्वता को कम आंकलित करता है। यह कथन लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की आलोचना करता है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र में आपको बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4, अध्यापकों की सत्ता को प्राथमिकता देता है।
बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र विविधतापूर्ण शिक्षण शास्त्रीय विधियों को स्वयं में समाहित करता है, प्रजातांत्रिक कक्षा प्रक्रियाओं को समुन्नत करता है। बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास का ध्यान रखता है। बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र में अध्यापकों की भूमिका मार्ग निर्देशक सहायक की होती है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, एक माध्यमिक कक्षा में जेंडर अलगाव आधारित बैठने की व्यवस्था तथा सख्त जेंडर आधारित अधिगम क्रियाकलाप। तो राइट आंसर 3 हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता बढ़ाएंगे। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, एक माध्यमिक कक्षा में जेंडर अलगाव आधारित बैठने की व्यवस्था, एक सख्त जेंडर आधारित अधिगम क्रियाकलाप जेंडर रूढ़िवादिता में वृद्धि करने का कार्य करते हैं। तो 3rd ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, बुद्धिमत्ता को मापने के लिए बुद्धिलब्धि परीक्षाओं का के प्रयोग। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2nd की आलोचना की गई है, क्योंकि कई परीक्षाओं में सांस्कृतिक पक्षपात झलकता है। ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धिमत्ता को मापने के लिए बुद्धिलब्धि परीक्षाओं के प्रयोग की आलोचना की गई है, क्योंकि कई बुद्धिलब्धि परीक्षाओं में सांस्कृतिक पक्षपात की झलक मिलती है। बुद्धिलब्धि से अभिप्राय मानसिक आयु, मेंटल एज तथा तैथिक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज के ऐसे अनुपात से लिया जाता है जिसे 100 से गुणा करके प्राप्त किया जाता है, और इसका सूत्र होता है बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटे तैथिक आयु इंटू 100। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति व अद्वितीय को शामिल करना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 3rd ऑप्शन, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, निम्न में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन नहीं करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, नहीं पूछा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे 1st ऑप्शन हो जाएगा, समीकरण 2x बराबर 12 में x का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करने में सक्षम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4th ऑप्शन हो जाएगा, 1st, 2nd और 3rd इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, सुविधाहीन समुदाय से आने वाले विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाधित कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन, उन्हें उपयुक्त शिक्षा शास्त्री सहायता प्रदान करें। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के क्या अभिलक्षण है दोस्तों, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के अभिलक्षणों में कौतूहल, जिज्ञासा, आत्मनिर्भरता, ईमानदारी, अधिगम में तीव्रता, चुनौतीपूर्ण कार्यों को पूरा करना, निर्णय लेने में आत्मनिर्भर, उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कार्यों का चुनाव, हंसमुख प्रवृत्ति, कार्यों को शीघ्र पूर्ण करना आदि शामिल है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, 3rd क्वेश्चन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कौतूहल व जिज्ञासा। क्वेश्चन नंबर 17 है, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले अधिगमकर्ताओं के लिए विशिष्ट विद्यार्थियों में विशिष्ट शिक्षा। तो 1st ऑप्शन यहाँ पे वांछनीय नहीं है, क्योंकि यह अधिगमकर्ताओं के लिए बेहतर प्रतिबंधक है। ऑप्शन 1st यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, अत्यधिक शारीरिक हरकतें, ध्यान न केंद्रित कर पाना और आवेगशीलता किसके अभिलक्षण हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का 1st ऑप्शन हो जाएगा, अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन के बारे में सही नहीं है। आपको नहीं में ध्यान देना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3rd यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समावेशन में शिक्षार्थियों का उनकी अकादमिक योग्यता के आधार पर वर्गीकरण और नामीकरण कर सम्मिलित है। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, दृष्टिबाधित अधिगमकर्ताओं के साथ काम करते हुए एक अध्यापक को क्या रूपांतरण करना चाहिए।
फर्स्ट ऑप्शन दिया गया उपयुक्त विरामों के साथ स्पष्ट रूप से और जोर से बोलना। सेकंड है लिखित को वाचन में बदलने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना। थर्ड है विविध तरह के रंगीन कार्यपत्रों का इस्तेमाल करना। फोर्थ है बहुत सारी स्पर्श सामग्री का इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21, सामाजिक रचनावादी कक्षा की क्या विशेषता है आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों द्वारा समूह में काम करते हुए विषय पर चर्चा करना। सामाजिक रचनावादी कक्षा की विशेषता है। सामाजिक रचनावादी कक्ष में विद्यार्थी विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक कारकों, संवाद, अनुभवों, परिचर्चा आदि के द्वारा स्वयं के ज्ञान का अर्जन करते हैं। तो फोर्थ राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, जब कोई विद्यार्थी स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता तब एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जब कोई विद्यार्थी स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है तब एक शिक्षिका को शिक्षा व्यवस्था तंत्र का विश्लेषण करना चाहिए कि विद्यार्थी को अधिगम में किस प्रकार की कठिनाई आ रही है और उसके पीछे कारण क्या है तथा उस कारक को किस प्रकार दूर किया जा सकता है ताकि विद्यार्थी बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों। एक कक्षा में समझ न बना पाने के सतत अनुभव और सीख न पाने की असमर्थता व निष्पादन न कर पाने के लिए स्वयं को उत्तरदायी दोषी ठहराने का क्या संभावित परिणाम हो सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा अधिगम असहायता का अभाव, यहाँ पे राइट आंसर है। कक्षा में समझ न बना पाने के सतत अनुभव और सीख न पाने की असमर्थता व निष्पक्ष निष्पादन न कर पाने के लिए स्वयं को उत्तरदायी दोषी ठहराने का संभावित परिणाम अधिगम असहायता का भाव, लर्निंग हेल्पलेस हो सकता है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है। कथन ए दिया गया एक अध्यापक को ऐसे अधिगम कार्य नहीं अभिकल्पित करने चाहिए जो बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अलावा किसी और स्रोत से ज्ञान अर्जन को बढ़ावा दें। तर्क आर दिया गया है अधिगम और ज्ञान संप्रेषित होते हैं और इच्छित या सृजित नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा जो कि यहाँ पे दिया नहीं गया है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों गलत हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि एक अध्यापक को ऐसे अधिगमकर्ता अभिकल्पित करने चाहिए जो बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से भी ज्ञान अर्जन को बढ़ावा दें, क्योंकि अधिगम और ज्ञान संप्रेषित होने के साथ साथ इच्छित व सृजित भी होते हैं। तो ऑप्शन ए और आर दोनों गलत हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अर्थपूर्ण सीखना क्या है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा विद्यार्थी तब अर्थपूर्ण सीखते हैं जब वह परिवेश के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करते हैं। इसमें विद्यार्थी के पूर्ण ज्ञान को नवीन विषय वस्तु के साथ संबंधित किया जाता है ताकि उसे भली भांति समझ सके। अर्थपूर्ण अधिगम करके सीखने पर बल देता है। तो राइट आंसर फोर्थ यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, विद्यार्थियों के परिवेश के साथ अंतःक्रिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति प्रेरित करने के लिए किस तरह के लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा दृष्टिकोण केंद्रित दक्षता लक्ष्य, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति प्रेरित करने के लिए दृष्टिकोण केंद्रित दक्षता लक्ष्य को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, परासंज्ञान अधिसंज्ञान क्या है आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो परासंज्ञान अधिसंज्ञान से अभिप्राय है अपनी स्वयं की सोच के बारे में सोचने की प्रतिक्रिया पर संज्ञान कौशल के अंतर्गत विद्यार्थी पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़कर और अधिक बेहतर ढंग से जानने का प्रयास करते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अपनी खुद की सोच के बारे में सोचने की प्रतिक्रिया को अधिसंज्ञान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, प्रभावशाली अध्यापक के लिए क्या जरूरी है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला दिया गया है तथ्यों के पुनरुत्पादन पर बल देना। सेकेंड है केवल पाठ्य पुस्तकों को ही ज्ञान का स्रोत मानने पर बल देना। थर्ड है तथ्यों और परिप्रेक्ष्यों का विवेचनात्मक विश्लेषण। फोर्थ है अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को प्रधानता देना।
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा प्रभावशाली अध्यापन के लिए तथ्यों और परिप्रेक्ष्यों का विवेचनात्मक विश्लेषण व अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को प्रधानता देना आवश्यक है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 29 क्वेश्चन नंबर है। संप्रत्यात्मक समझ को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए। आपको नहीं ध्यान रखना है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संप्रत्यात्मक समझ के सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को रूपकों का इस्तेमाल करना चाहिए, उदाहरणों व गैर उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए, पुनर्ज्ञान के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए, किंतु उसे जानकारी के पुनरुत्पादन पर बल नहीं देना चाहिए। तो फोर्थ राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों केवल जानकारी के पुनरुत्पादन पर बल देना चाहिए। तो नेगेटिव ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। केवल अगर ऑप्शन में आता है तो नेगेटिव में जाता है और नेगेटिव वाले ऑप्शन कभी सही नहीं होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा संवेग विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रयत्न करने पर बल देगा। तो निम्न में से कौन सा संवेग विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रयत्न करने पर बल देगा। तो राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गर्व की भावना या संवेग विद्यार्थियों को अधिगम के संबंध में अत्यधिक प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो फोर्थ आंसर यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहे 30 CDP के क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे दोस्तों। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों और चैनल पर नियमित रूप से आप बने रहें, चैनल से जुड़े रहें दोस्तों आप लोग। और आज की इस क्लास में बस दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।